Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम चैप्टर नंबर 2 का लॉस्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल है, और सेकंड टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो होगा डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो चलें हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी एब्रिविएशन देख लेते हैं। बहुत से लोग इस वर्ड को थ्योरी पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में ये थ्योरी नहीं, थ्योरी पढ़ा जाता है। जैसा कि अब हम इस चैप्टर में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर एक हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं। फिर आगे इसी हाइपोथेसिस को लेते हुए वो डिफरेंट मेथड से गुजरते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डिडक्शन हो गया, और लॉस पर जाकर उनको जो रिज़ल्ट मिलता है उससे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि थ्योरी किसे कहते हैं। थ्योरी बेसिकली हाइपोथेसिस से ही निकला हुआ है। अब जैसा कि हमने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, के हाइपोथेसिस में ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। इसी तरह से थ्योरी में भी जो हाइपोथेसिस होती है उसे एक्सप्लेन किया जाता है, अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस वगैरह को एक्सप्लेन किया जाता है, मगर इसमें थारोली हर पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, और सिर्फ एक नज़रिए से नहीं, इसको डिफरेंट नज़रियों से देखा जाता है, और डिफरेंट नज़रियों से देखकर उसे हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाइपोथेसिस से थ्योरी कैसे। तो अगर इसे देखा जाए तो अब जैसे हम ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर वो अपना हाइपोथेसिस देते हैं, और अब हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म नहीं होता कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। तो उसको कंफर्म करने के लिए उसी हाइपोथेसिस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और इन्हीं सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को जो कि हाइपोथेसिस पर परफॉर्म किए जाते हैं, इन्हें थ्योरी का नाम दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि इन्हें थ्योरी का नाम उस वक्त दिया जाएगा कि अगर जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो चुके हैं उनकी बेसिस पर हाइपोथेसिस को अगर ट्रू कहा गया है तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी का नाम देते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है तो फिर उसको थ्योरी का नाम नहीं दिया जाएगा। फॉल्स की सूरत में, हाइपोथेसिस के फॉल्स की सूरत में थ्योरी का नाम नहीं दिया जाएगा। अगर हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है, प्रूफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, तो फिर इसे थ्योरी का नाम दिया जाएगा। जैसा कि अब यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन हाइपोथेसिस, जब बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हाइपोथेसिस पर परफॉर्म किए जाते हैं, एंड दिस हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिजेक्टेड, और ये जो हाइपोथेसिस है इसे रिजेक्ट नहीं किया जाता, उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर ये ट्रू साबित होती है, देन इट इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। तब इसे एक थ्योरी का नाम दिया जाता है। मीन्स कि जब वो ट्रू साबित हो जाती है, जब उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता, तो उसी हाइपोथेसिस को फिर हम थ्योरी कंसीडर कर लेते हैं, और थ्योरी जो है उसमें एक्सप्लेनेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं लॉ और प्रिंसिपल। जैसा कि आपको पता होगा कि लॉ या प्रिंसिपल दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें होती हैं। लॉ जो है उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह एक हाइपोथेसिस थ्योरी में चेंज हो गया, उसी तरह थ्योरी जो है वो लॉ में चेंज हो जाती है। हाइपोथेसिस चेंज हुआ था जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो वो थ्योरी में चेंज हो गया हाइपोथेसिस ट्रू प्रूफ होने की सूरत में। इसी तरह से अब थ्योरी जो है, उस थ्योरी के ऊपर भी डिफरेंट वर्क किए जाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह उसी एक थ्योरी के ऊपर किए जाते हैं, उसको प्रूव करने के लिए कि थ्योरी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी भी यहाँ पर डाउट होता है ट्रू और फॉल्स का। तो अब थ्योरी के ऊपर जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो अगर वो थ्योरी जो है वो ट्रू प्रूव होती है, जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट का जो डाउट होता है थ्योरी पर कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो डाउट ख़त्म हो जाता है, तो वो जो थ्योरी है वो लॉ में चेंज हो जाती है, थ्योरी लॉ बन जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच अ डॉपफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूस to be supported by experimental evidence, it becomes law or principle। ये भी उसने वही कहा हुआ है कि अगर एक थ्योरी के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो जो थ्योरी है उन एक्सपेरिमेंट्स पर पूरा उतर रही है, रॉन्ग प्रूफ नहीं हो रही, ट्रू प्रूफ होती आ रही है, तो वो जो थ्योरी है वो लॉ में चेंज हो जाती है। यहाँ पर अब इसकी एग्जांपल्स तो दी गई हैं लॉ की,
एक हार्डी विनबर्ग लॉ है और एक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये इनहेरिटेंस पर किया गया था, एक पी प्लांट पर किया गया था। इनहेरिटेंस बेसिकली कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन को। तो ये जो लॉ था ये करेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन पर था कि पेरेंट्स से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैसे चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन करेक्टरिस्टिक्स में हाइट आ जाएगी, हेयर कलर आ जाएगा या आई कलर वगैरह आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो करेक्टरिस्टिक्स में होती हैं। इसके बाद उसने बताया है कि जो लॉ है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। लॉ पर आकर एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ में चेंजिंग नहीं हो सकती। और जब एक थ्योरी लॉ बन जाती है तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस जो है, जो उस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं उसको ट्रू प्रूफ करने के लिए वो ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है। अगर हम डाटा की एग्जांपल लें तो आएगा कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए हम कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए होता है। जिस चीज़ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका डाटा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस डाटे की बेस पर ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर डाटा नहीं होगा तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जो डाटा है वो एक्सपेरिमेंटेशन में एक बेसिक रोल प्ले कर रहा है, एक बेसिक नीड है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है हमारा फर्स्टली। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, अब जैसा कि हमने बोला है कि एक्सपेरिमेंटेशन में डाटा जो है वो सबसे बेसिक नीड है। तो अब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो डाटा को गैदर करते हैं, फिर जब वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ऑर्गेनाइज कैसे होता है कि अपने एक्सपेरिमेंट से वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट का जितना भी उनका डाटा होता है वो उसको टेबल की फॉर्म में कर देते हैं रिप्रेजेंट, ग्राफिक्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट वगैरह, मैप्स या डायग्राम्स की फॉर्म में, या इन परसेंटेज में भी वो, या बार ग्राफ की शेप में वो अपने इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इस डाटा को अपने शो करते हैं ताकि वो इसको एनालिसिस कर सकें। उसके बाद डाटा एनालिसिस आ जाता है। जब एक डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो उसके बाद उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। अब एनालाइज करने से ये प्रूव होता है कि हाइपोथेसिस जो है, जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन करने से पहले अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाई थी, वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। इसकी वजह इसलिए डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो एनालाइज करने के लिए अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं, दो स्टैटिकल मेथड्स यहाँ पर अब दिए हुए हैं। एक है रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशो में कैसे हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। रेशो बेसिकली कहते हैं दो नंबर्स के दरमियान एक रिलेशन को। जो रेशो है वो दो नंबर के दरमियान कोई भी रिलेशन शो करती है। अब ये रिलेशन जो है वो क्वोशंट की फॉर्म में शो किया जाता है, ओवर की फॉर्म में शो किया जाता है। अब यहाँ पर रेशो में हम एक डाटा, हमारे पास डाटा सिर्फ एक ही होता है रेशो में। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डाटा है ए बी, तो हम इसको ए टू बी भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग टू। ए रेशो बी भी लिख सकते हैं। अब ए रेशो बी में हम ए और बी के दरमियान में कॉलम यूज़ कर रहे हैं, या हम इसे ए ओवर बी भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन का साइन यूज़ करके। इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शन। अब अगर देखा जाए तो रेशो में तो हमारे पास सिर्फ एक डाटा था, ए रेशो बी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में हमारे पास दो डाटा आ जाते हैं, और प्रोपोर्शन जो है वो टू इक्वल रेशोज़ को आपस में मिलाता है, जॉइन करवाता है। और ये जो दरमियान में साइन है जो हम डबल डॉट से शो करते हैं वो इक्वालिटी का साइन होता है। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में हमारे पास बेसिकली दो डाटा हैं। एक डाटा जो है वो है ए रेशो बी, उसके बाद इक्वल का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन है, और उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास सेकंड डाटा है सी रेशो डी। इसको हम लोग ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। अब यहाँ पर उसने हमें प्रोपोर्शन के साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाई हुई है। अब हम उस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये एग्जांपल जो है ये उसने प्रोपोर्शनैलिटी की हुई है, और इसमें उसने मलेरिया की एग्जांपल ली हुई है। फॉर एग्जांपल कि अब उसने बोला है कि मैंने 100 स्पैरोज़ ली। अब 100 स्पैरोज़ में से उसने कुछ मॉस्किटोज़ लिए जो कि जिन्होंने मलेरियल स्पैरो को बाइट किया हुआ था। वो स्पैरो जिनके ब्लड में मलेरिया था, उन मॉस्किटोज़ ने उनको बाइट किया हुआ था। अब वही मॉस्किटोज़ जो थे उसने उनको अलो किया कि वो इनमें से 20 स्पैरोज़ को काटें।
उसने 100 में से 20 स्पैरोज़ सेपरेट की और उनको एक जगह पर रख दिया और मॉस्किटोज़ को उनके साथ रख दिया ताकि वो मॉस्किटोज़ जो हैं वो उन 20 स्पैरोज़ को काटें। अब जब उन मॉस्किटोज़ ने उन स्पैरोज़ को काटा, तो जब उसने उन स्पैरोज़ पर एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि इन स्पैरोज़ में से 14 जो हैं उनको मलेरिया हो चुका था, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था। तो अब यहाँ पर उसने एक अमाउंट निकालनी थी कि 100 में से कितनी स्पैरोज़ जो हैं वो इन्फेक्टेड हुई। इसके लिए अब उसने प्रोपोर्शनैलिटी का अब डाटा उसके पास था, अब उसने डाटा को एनालाइज़ कैसे किया, सारा डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब उसने डाटा की एनालिसिस की। अब यहाँ पर उसने प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पर डाटा को एनालाइज़ किया। अब डाटा को एनालाइज़ प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पर क्या किया, उसने फ़र्स्ट डाटा को लिखा। फ़र्स्ट डाटा जो था कि उसने कितनी मॉस्किटोज़ ने कितनी स्पैरो को बाइट किया और उनमें से कितनों को मलेरिया हो गया, तो ये उसने लिख दिया 14:20। अब प्रोपोर्शन में टोटल हेल्थी स्पैरोज़ जो हैं वो 100 हैं, मगर जो बाकी, अब कुछ को तो मॉस्किटोज़ ने बाइट कर लिया और जो बाकी रह गई वो हमें नहीं पता कि कितनी स्पैरोज़ रह गई हैं जो कि अभी भी हेल्थी हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए ये बेसिकली किया गया था और इसी नंबर को फाइंड करने के लिए उसने इस नंबर को x का नाम दे दिया। x जो है वो हमने इस क्वेश्चन में अब फाइंड करना है कि कितनी स्पैरोज़ जो हैं वो रह गई हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो ओवर वाला फार्मूला अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं a/b। दूसरा जो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं a को d के साथ मल्टीप्लाई करवा कर और दूसरी तरफ इक्वल, दरमियान में इक्वल का साइन लगाकर b को c के साथ मल्टीप्लाई करवा कर। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब अगर a/b या c/d करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो वो क्वेश्चन भी ठीक होता है और अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन के मेथड से किया जाए तो वो भी ठीक होता है। अब यहाँ पर हमने a को d से मल्टीप्लाई करवा दिया, मीन्स के 14 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से हमने दरमियान में इक्वल का साइन लगाया और b को c से मल्टीप्लाई करवा दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पर जो स्टार का साइन है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ गया 1400x। इक्वल के बाद हमारे पास आ गया 20x। अब 20 दूसरी तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर वो 1400 के साथ डिवाइड हो जाएगा, x उधर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जब 1400 20 के साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पर x का आंसर आ गया 70। x की वैल्यू अब हमारे पास 70 आ गई है। तो इस सारे से हमने रिज़ल्ट क्या निकाला कि टोटल 100 स्पैरोज़ थी जो हेल्थी थी, जिनमें से 70 जो थी उनको मलेरिया हो गया मॉस्किटो बाइट से और 30 जो हैं वो रिमेनिंग रह गई। ये हमारे रिज़ल्ट का जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये उसकी एनालिसिस उसने निकाली।